Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with your second video of the first chapter, and in this video we will study about the modern concept of management, especially the concept of efficiency and effectiveness. Right? Let's start. हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बोला था कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर और पेन लेके बैठें वीडियो देखने के लिए और बाकायदा अपने हाथ से सारे नोट्स बनाएं। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी विल डिस्कस बेसिकली अबाउट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस होता है काम को पूरा करना कैसे भी, और एफिशिएंसी होता है कि उसी काम को कम कॉस्ट में, मतलब कि जितनी जरूरी हो उतनी कॉस्ट खर्च के पूरा करना। देखिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ चीज़ें एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी करनी होती हैं, लिखनी भी होती हैं। इसलिए मैं हाथ के हाथ आपको लिखवाता भी हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट भी करेंगे जैसे मैंने कहा। तो लेट्स स्टार्ट। आप पहले इसके बारे में लिखिए दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of getting things done with the aim of management is the process। आप देखेंगे कि पहले भी एक डेफिनेशन आई थी जिसमें प्रोसेस की बात थी। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना। जब हम कोई भी एक एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, वो प्री डिफाइंड होता है। प्रोसेस हमेशा प्री डिफाइंड होता है, अपनी मर्जी से नहीं हम करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दिल्ली से आगरा भी जाना है तो उसका एक रूट होगा कि फॉर एग्जांपल हम पहले दिल्ली से जो है वो नोएडा जाएंगे, है ना। नोएडा से फिर हम हाईवे लेंगे, हाईवे से होते हुए हम आगरा पहुंचेंगे। मैंने जैसे एक ब्रीफ में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक प्री डिफाइंड रूट है, प्रोसेस है। इसी को प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये बात जो इसमें मेन सामने आई है, राइट। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एम क्या है? द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ये आप देखोगे बार बार आता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है, और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो मेनली ऑब्जेक्टिव्स यही होता है, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, है ना। सोसाइटी को भी सर्व करना है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी ग्रो करना है, बट मेन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है। अगर हम कोई एनजीओ चला रहे हैं तो मेन प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पब्लिक को हेल्प करना होता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनको अचीव करना ही मैनेजमेंट प्रोसेस का एम है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, है ना। जब गोल्स अचीव होंगे तभी तो मैनेजमेंट सक्सेस है। और दूसरी बात जो इसमें निकल के आ रही है वो कैसे, कि आपको गोल्स तो अचीव करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? आपको गोल्स अचीव करने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक तरह से जो सो कॉल्ड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको दिया गया है कि आपको अपने गोल्स जो अचीव करने हैं वो करने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं अभी इन सब के बारे में आपको लिखवाऊंगा, बट ब्रीफ में मैं बता चुका हूं कि इफेक्टिव का मतलब है काम को पूरा करना। वो आदमी सफल माना जाता है जो अपने दिए हुए काम को पूरा कर दे, राइट। तो जो अपना टारगेट अचीव कर ले वो इफेक्टिव, और जो अपने टारगेट को जहां तक हो सके कम से कम कीमत पे करे, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके करे, वो है एफिशिएंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ना सिर्फ इफेक्टिव से काम चलेगा, हमें एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, और सिर्फ एफिशिएंट से काम नहीं चलेगा, हमें इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों, बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। ये एक कंसेप्ट है जो अभी हम समझते हैं। चलिए, अभी फिलहाल मैंने आपको डेफिनेशन दी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। चलिए आगे लिखना शुरू कीजिए। एक हेडिंग बनाइए, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। हेडिंग बनाइए जिसके अंदर हम लिखेंगे इफेक्टिवनेस
वर्सेस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, दोनों में क्या फ़र्क है? पहले मैं लूँगा इफेक्टिवनेस को। फर्स्ट आई विल टेक इफेक्टिवनेस, कि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, राइट? तो इफेक्टिवनेस का मतलब है कि इट रेफर्स टू, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क। यानी इफेक्टिव कौन है? जो दिए गए काम को पूरा करे। सपोज आपने अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि मार्केट में जाओ और पेपर का रिम खरीद के लाओ। अगर वो पेपर का रिम खरीदे बगैर वापस आ जाए और आपको 25 तरह की कहानियां सुनाए, डेफिनेटली आप यही मान के चलेंगे कि वो इफेक्टिव नहीं है। कोई खास बात हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर एक मार्केट में भेजा है और सपोज स्पेशली वहाँ पर 5-10 दुकानें हैं तो वो एक पेपर का रिम नहीं ला पाया, तो डेफिनेटली वो अपना दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया, और स्पेशली ऑन टाइम। जो उतना टाइम, अब माना वो हमने एक पेपर का रिम खरीदने भेजा बराबर की मार्केट से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको 15 मिनट में आ जाना चाहिए था। सपोज वो बंदा 2.5 घंटे में आए, तो आप क्या सोचोगे? भैया काम तो पूरा करके आया लेकिन 2.5 घंटे लगा दिए। तो यू विल नॉट ट्रीट हिम एज एन इफेक्टिव एम्प्लॉय। इफेक्टिव कौन है? जो काम को पूरा करे और टाइम में कर ले, है ना? द वन हु इज अचीविंग द टारगेट्स, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज अचीविंग द प्रोडक्शन और मार्केटिंग टारगेट्स, ठीक है ना? अचीविंग द प्रोडक्शन और मार्केटिंग टारगेट्स, जो मेरा काम पूरा कर दे, जो मेरे दिए हुए काम को पूरा करके लाएगा, मुझे तो वही अच्छा लगेगा ना भाई। सीधी सी बात है, वो व्यक्ति मुझे कहाँ अच्छा लगेगा जो काम नहीं कर रहा, जो काम दिए हुए काम को करके नहीं लाया। मुझे तो वही अच्छा लगेगा ना जिसने मेरे दिए हुए काम को कर दिया, वही मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है। मैंने वैसे ब्रीफ में तो आपको बता ही दिया था। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि जो काम कर रहा है पूरा ढंग से विद मिनिमम कॉस्ट, विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि वो कोई भी रिसोर्स हमारे वेस्ट नहीं कर रहा, राइट? सो इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी काम ये भी पूरा कर रहा है, और ये कैसे पूरा कर रहा है? करेक्टली और विद मिनिमम, करेक्टली कर रहा है विद मिनिमम कॉस्ट, विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। आ रही बात समझ में? ये बंदा जो एफिशिएंट है वो हमारा काम को कैसे कर रहा है? विद मिनिमम कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि जो इफेक्टिवनेस है, मैं इनको अलग अलग कलर से पहले हाईलाइट करता हूं ताकि हम समझ पाएं कि हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। इफेक्टिवनेस का जो फोकस है वो है कंप्लीशन ऑफ टास्क पे, कि काम पूरा होना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट, दैट आवर वर्क शुड बी कंप्लीट। सो बेसिकली इफेक्टिवनेस इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीशन ऑफ टास्क। जो काम दिया है वो काम पूरा होना चाहिए, और अगर हम उसी काम को विद मिनिमम कॉस्ट में करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? एफिशिएंट। अब ध्यान से समझना ये है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है? इफेक्टिव बेटर है या एफिशिएंट बेटर है? तो जवाब है कि दोनों ही ज़रूरी हैं। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए बात को, कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन या एन एम्प्लॉय, आई टेक एज एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स द टास्क, कंप्लीट्स द गिवन टास्क। ये एग्जाम्पल आप चाहें तो लिखें भी और चाहे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एज सच मेरे नोट्स का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग एक रीजनेबली फास्ट है तो अगर आप इसको भी ऐड कर ले तो आपको बाद में भी समझने में, रिवाइज करने में ईजी रहेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स द गिवन टास्क बट एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। काम तो उसने पूरा किया लेकिन खर्च ज़्यादा दिया। एग्जाम्पल जैसे माना हमने कोई चीज़ उसको खरीदने, जैसे वही पेपर रिम का एग्जाम्पल ले लो। मैंने उसको पेपर रिम खरीदने को कहा, आमतौर पे पेपर रिम 125 रुपये का आता है। अब वो मान लेते हैं जिस दुकान पे गया वहाँ नहीं मिला,
दूसरी एक और सेकंड शॉप थी, वो भी अच्छी थी, वहाँ पर भी नहीं मिला। अब उसने सोचा कि यार कैसे भी पेपर का रिम तो मैं लेके ही जाऊँगा, नहीं तो सर मुझे फेल मानेंगे। उसने क्या किया, एक और ब्रांडेड कंपनी के शोरूम पे गया, वहाँ पर वही रिम जो है 160 रुपये का मिलता था, पर उसके पास एक्सक्यूज़ ये था कि भाई वो पेपर जो है उसको ख़रीदना ही है। अब मैंने इसको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं दिखाई, उसने अपना दिमाग खुद ही लगाया। अब उसने क्या किया, वो 125 रुपये का जो पेपर रिम था वो 160 रुपये में लेके वो आ गया। अब ऐसे में मुझे एक तो ये बात ख़राब लगी उसकी कि 125 रुपये का रिम वो 160 का लाया। जब मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, जिस शॉप से लाते थे उस पर था नहीं, बाय द वे दूसरी पर भी नहीं था, तो फिर मुझे किसी ब्रांडेड शोरूम से एक अलग टाइप का प्रोडक्ट ला के आपको देना पड़ा, सो दैट आपका काम ना रुके। तो मैं उस एम्प्लॉय के बारे में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। अल्टीमेटली आप सब ने भी बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई करके कल को मैनेजर बनना है, तो समझिएगा इस पॉइंट को। एम्प्लॉय ने नेगेटिव ये किया कि जो काम 125 में होना था वो उसने 160 रुपये में किया, तो ये उसका नेगेटिव है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव भी है कि वो काम पूरा करके आया। कहीं ना कहीं शायद अगर वो फेल होके वापस आ जाता तो मेरे को लगता है यार मुझे पेपर रिम की ज़रूरत थी, ये लेके नहीं आया, अब या तो मुझे खुद भेजना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, या किसी और को भेजना पड़ेगा, या मैं शायद मन में थोड़ा इरिटेट होता, मेरा हो सकता है कोई ज़रूरी काम डिले हो जाता। तो कहीं ना कहीं बेशक एक्स्ट्रा कॉस्ट पर ही सही, ही हैज़ डन माई जॉब, उसने मेरा काम पूरा किया है, तो मैं उस एम्प्लॉय को भी अच्छा एम्प्लॉय मानूंगा, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉय का, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि एन एम्प्लॉय ट्राइड टू रिड्यूस कॉस्ट बाय यूजिंग चीपर रॉ मटेरियल। कोई भी चीज़ उसने सस्ती लगा दी। अब उस वक्त तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सोच के देखिए कि जैसे मैंने किसी को कोई चीज़, मैं चलो पेपर रिम का ही पकड़ लेता हूँ, छोड़ो मैं अपने दिमाग से कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट करूँ। मैंने एक एम्प्लॉय को भेजा, 125 रुपये का हम हर बार पेपर का रिम लाते थे, वो एक नई शॉप पे गया, उसने कहा कि देखो ये नया प्रोडक्ट निकला है। अब पेपर में तो खैर ऑलमोस्ट पेपर तो पेपर ही होता है, बट फिर भी हो सकता है वो बहुत ही पतला और घटिया सा पेपर हो, खुरदुरा सा पेपर हो, जिस पर लिखना भी मुश्किल हो, पीला सा पेपर हो, आउटडेटेड सा हो। मान लेते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में वो 105 रुपये का उसको किसी ने रिम दिया, वो उसको उठा लाया। अब नाउ दैट एम्प्लॉय इज एफिशिएंट, पहले आप समझिएगा बात को, क्योंकि उसने मेरा काम सस्ते में पूरा किया है। लेकिन कई बार ये सस्ता भी प्रॉब्लम कर देता है ना। तो हमने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अगर कॉस्ट कम की है तो वो रियल सेंस में एफिशिएंट है। अगर उसने सपोज 105 रुपये का पेपर ले आया उसी क्वालिटी का, सिमिलर क्वालिटी का, तो भी वो एफिशिएंट है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एफिशिएंट किसी को कब मानूंगा, जब मैं सेम क्वालिटी, सेम का मतलब ऑलमोस्ट सेम, व्हेन सेम क्वालिटी वर्क एट लोअर कॉस्ट करूं, तब मैं एफिशिएंट हूं। ये है सही समझने की डेफिनेशन कि ऑलमोस्ट मैंने काम वही किया और कम कीमत पर किया, तब मुझे एफिशिएंट माना जाएगा, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया कि इफेक्टिवनेस क्या है, कैसे भी करके काम को पूरा करना, और एफिशिएंसी क्या है, उसको मिनिमम कॉस्ट के साथ करना। अब जो सही मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को वैल्यू करती है, क्योंकि अगर हमने अपने कॉस्ट को कम कर लिया बट टारगेट पूरे नहीं किए, अब सपोज मान लेते हैं एक ऑर्डर आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज जैसे मैंने कहा इस एग्जाम्पल को भी अब चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, इस तरह के एग्जाम्पल्स पता नहीं एग्जाम में लिखने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेनली जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो अभी मैं नहीं लिखवा रहा। एक और एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान के चलिए कि मेरे पास द कंपनी गॉट अ बिग ऑर्डर, द कंपनी गॉट अ बिग एक्सपोर्ट ऑर्डर। मान लेते हैं कि हमें एक एक्सपोर्ट करने का, यानी फॉरेन कंट्री में माल भेजने के लिए हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला। नाउ टू कीप कॉस्ट लो, जो मैनेजर था he didn't employed any extra person। उसने कहा कि बेकार में अगर मैं एक्स्ट्रा लोगों को लगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। he didn't employed any extra person। दोबारा समझिए, कंपनी को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, कॉस्ट को लो रखने के लिए मैनेजर ने क्या किया, किसी एक्स्ट्रा बंदे को एम्प्लॉय नहीं किया। द मैनेजर डिडंट एम्प्लॉयड
मैनेजर डिडंट एम्प्लॉयड एनी एक्स्ट्रा पर्सन, तो वो एफिशिएंट रहा, है ना। नाउ सपोज ही इज एबल टू कंप्लीट ऑर्डर, उसने कोई एक्स्ट्रा बंदा भी नहीं लगाया और वो ऑर्डर पूरा कर लेता है, देन डेफिनेटली उसने लो कॉस्ट पे काम चला दिया, एक बड़ा ऑर्डर भी उसी कॉस्ट पे पूरा कर दिया। और कोई होता तो शायद एक्स्ट्रा बंदे लगा के काम पूरा कराता। तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से उसने काम पूरा कर दिया, तो ही इज एफिशिएंट। लेकिन सपोज हो जाए उल्टा, कॉस्ट बचाने के चक्कर में वो ऑर्डर ही ना पूरा कर पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो टारगेट था वही पूरा नहीं हुआ, वो ऑर्डर ही हम टाइम से नहीं दे पाए, उसकी वजह से और पेनल्टी लग गई। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने कॉस्ट तो कम कर ली, वो एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं अचीव कर पाया। इसलिए इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अल्टीमेटली जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल को बस मैं और आगे नहीं लेके जा रहा, जो मैं यहाँ पर ब्रीफ में कहना चाहता हूँ कि वो ये कि दैट द मैनेजर हैज़ टू बी कंप्लाइंग विद बोथ इफेक्टिवनेस। किसी भी मैनेजर के लिए सबसे पहली बात क्या है कि वो जो उसको काम दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, उसको अचीव करे, बोथ इफेक्टिवनेस और जहाँ तक हो सके कॉस्ट को कम भी करे। तो बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। अल्टीमेटली बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। हमारी बात समझ में, बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। अब इसके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं, जिसको आप नोट्स की तरह से मान सकते हैं। ये अब सब बच्चों ने जरूर लिखना है, ठीक है। ये लिखिएगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू मतलब पहुंचा देती है हमें, लीड टू हायर प्रॉफिट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है जब बहुत प्रोग्रेस होती है, बहुत फायदा होता है, कंपनी ग्रो कर रही होती है। सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू प्रॉफिट्स एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, right? If there is any loss, ठीक है, if there is any loss, लिखिएगा इसके बारे में, if there is any loss it may be due to inefficiency, यानी कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो देर इज़ ए हाई रीज़न कि आपने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी है, कोई भी काम जो आराम से हो सकता था उसमें ज़बरदस्ती आपने महंगे महंगे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। इफ़ देर इज़ अ लॉस दैन इट मे बी ड्यू टू इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस। इनइफेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया कि आपने ऑर्डर नहीं पूरे किए, आपके जो टारगेट थे अगर आप वो पूरे नहीं करोगे, जो भी प्रोडक्शन टारगेट है, सेल्स टारगेट हैं, तो अगर आपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे नहीं किए तो जो ऑर्डर आए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, कस्टमर भाग जाएंगे। या सेल्स टारगेट पूरे नहीं किए तो पता लगा बना हुआ माल पड़ा हुआ है, उसके अंदर दुनिया भर के फंड्स ब्लॉक हो गए, यू आर नॉट एबल टू डू द सेल्स। सो अल्टीमेटली जब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों साथ साथ चलते हैं तब सही मायने में हमारे को प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था, अब 2 वीडियो हो गई हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और नोट्स दूंगा। तो प्रॉपरली आप इसको लिखिए, साफ हैंड राइटिंग में सारे नोट्स, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ याद रहती है, तो आप सारे नोट्स बनाते जाइए और चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको कुछ हॉट्स के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, राइट। थैंक यू।